नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज क्राइम की एक बिल्कुल ऑफबीट किस्म की कहानी आप लोगों के लिए। ये कत्ल का मामला नहीं है और नहीं कोई ऐसा हीनियस क्राइम है जिसके बारे में किसी को दोष दिया जाए या कहा जाए कि कातिल ने ऐसा कुछ कर दिया, बल्कि ये एक ऐसा अपराध है जिसके बारे में सोच पाना भी मुश्किल है, लेकिन जुर्म की दुनिया होती ही ऐसी है जो बहुत हैरान करती है। मामला गाज़ियाबाद का है। गाज़ियाबाद में एक पुलिस स्टेशन है, नाम है वेब सिटी, और इसी वेब सिटी पुलिस स्टेशन की हद में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है बम्हेटा। तो इस बम्हेटा गांव में पिछले 28 फरवरी को, यानी 28 फरवरी 2025 को एक बड़ी हैरान करने वाली घटना हुई। एक आदमी अपने घर में सोया हुआ था इत्मीनान से। घर का दरवाज़ा खुला रह गया या किसी ने खोल दिया, ये पता नहीं, लेकिन बाहर से 2-3 लोग उस घर में घुस आए और उन लोगों ने, जो आदमी घर में सो रहा था, उसे कोई नशीली चीज़ सूंघा दी। सूंघाते ही वो बेहोश हो गया नींद की हालत में ही। और जो लोग आए थे बाहर से, इंट्रूडर घर में घुस आए थे, उन लोगों ने अपने पास मौजूद तेज़ धार हथियार से उस आदमी का प्राइवेट पार्ट चॉप कर दिया, काट दिया और काट कर अपने साथ ले गए। ये अपने आप में कितनी अजीब, कितनी भयानक, कितनी क्रूर और हैरान करने वाली घटना है, जिसके बारे में जो भी सुना वो हैरान हो गया। ऐसा कोई कैसे कर सकता है और ऐसा करने के पीछे वजह क्या हो सकती है? इसके बारे में जब पुलिस को खबर मिली तो पुलिस का भी दिमाग घूम गया। ये जो आदमी था, इस आदमी के बेटे ने पुलिस को कंप्लेंट दी और पुलिस को बताया कि उसके पिता घर में सो रहे थे और उस समय ये घटना हुई। तो जिस आदमी के साथ ये घटना हुई, उस आदमी का नाम है संजय यादव। संजय यादव का प्राइवेट पार्ट कुछ लोग घर में घुसकर काट कर ले गए 28 फरवरी की रात को। आमतौर पर इस तरह का अपराध तब होता है जब कोई आदमी जो कि विक्टिम है वो पहले किसी सेक्सुअल एक्ट में इन्वॉल्व रहा हो, और जिस आदमी के साथ भी वो इस तरह के एक्ट में इन्वॉल्व रहा होगा, उस आदमी की कोई खुंदक इस तरह के किसी विक्टिम से हो सकती है। और यही वजह है कि बदले में उसने उसके प्राइवेट पार्ट को ही टारगेट किया या उसी पर अटैक किया या उसे ही काट लिया। इस तरह के केसेस पहले देखने सुनने को मिले हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस इस तरह के ऐसे होते हैं कि मर्डर हो गया और उसके बाद जो प्राइवेट पार्ट है उसको ख़ास तौर पर किलर्स ने, अटैकर्स ने बहुत बुरी तरह से बिगाड़ा, क्योंकि उनके अंदर एक वेंजेंस होता है, एक नफ़रत की भावना होती है और लगता है कि भाई इसी प्राइवेट पार्ट की मदद से तुमने रेप किया या तुमने किसी को सेक्सुअली अब्यूज़ किया, तो इस प्राइवेट पार्ट को पूरी तरह से क्रश कर देंगे। तो एक जो नफ़रत की भावना होती है वो होती है। कत्ल के कई मामलों में ऐसा देखा गया, लेकिन किसी जिंदा आदमी के जीते जी उसका प्राइवेट पार्ट काट लिया जाए और कोई नशीली दवा सूंघा कर काट ली जाए, ये अपने आप में बहुत ही शॉकिंग बात है। और हैरान करने वाली एक बात ये भी है कि कोई आदमी घर में सो रहा है और उस समय लोग घर में घुस आते हैं और इस तरह की घटना को अंजाम देकर चले जाते हैं। तो खैर, जब पुलिस को रिपोर्ट मिली, संजय यादव के बेटे ने जब पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, तो पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की। गांव का नाम शाहपुर बम्हेटा। जांच जब पुलिस ने शुरू की तो पुलिस ने पहले तो विक्टिम से ही पूछा कि भाई बताओ कैसे हो गया ये सब। तो उसने कहा कि साहब घर में सो रहा था, पता नहीं दरवाज़ा खुला रह गया, क्या हुआ, 11 से 12 बजे के बीच की ये घटना है, नींद लग गई और मुझे पता ही नहीं चला, मैं बेहोश था, और जब मुझे होश आया तो फिर मैंने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। घर के लोगों का ये कहना था कि हमने देखा कि हमारे पापा जो है वो खून से लथपथ पड़े हुए हैं, हमने नोटिस किया और हम फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर गए। तो कुल मिलाकर न तो घर वाले ये बता पा रहे थे कि संजय यादव के साथ किसने ऐसा किया, न खुद संजय यादव बता पा रहा था। तो एक तरह से देखा जाए तो इतनी जघन्य घटना हुई ज़रूर थी, लेकिन कोई उसका चश्मदीद या कोई एविडेंस जो है वो पीड़ित परिवार के पास या पीड़ित आदमी के पास भी नहीं था। तो पुलिस के लिए ये टास्क, इस केस को सॉल्व करना अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग बात थी। अब पुलिस ने संजय यादव के बारे में उसकी जो पूरी केस हिस्ट्री है वो खंगालनी, पता करनी शुरू की कि भाई ये आदमी क्या है, क्या करता है, कहाँ रहता है, किससे उठता बैठता है, क्या कोई आपराधिक मामला है, रेप वेप जैसी किसी घटना में इसका कोई इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है।
पुलिस ये सारी चीज़ें पता कर रही थी। तो पुलिस को पता चला कि नहीं, कोई भी सेक्सुअल एक्ट या रेप वेप जैसी किसी घटना में, सेक्सुअल अब्यूज़ या रेप वेप जैसी किसी घटना में संजय यादव की कोई भूमिका अब तक तो नहीं रही है। अब पुलिस और उलझ गई कि अगर इस तरह का कोई मामला है नहीं तो फिर प्राइवेट पार्ट को डैमेज करने और काट कर ले जाने का क्या सेंस हो सकता है। पुलिस के लिए जो है माथापच्ची करनी पड़ रही थी इस केस को सॉल्व करने के लिए। अब पुलिस ने टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की मदद लेने का फैसला किया और पुलिस ने आसपास के इलाकों के तमाम सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने की शुरुआत की। जिस समय ये घटना हुई थी उस घटना का टाइम फ्रेम तो पुलिस को पता था, क्योंकि ये बात विक्टिम खुद बता रहा था, पीड़ित परिवार के लोग बता रहे थे। उनका कहना था कि 28 फरवरी की रात को तकरीबन 11 से 12 बजे के बीच। अब पुलिस ने सेफ साइड में रात 9 बजे से लेकर 12:30-1 बजे तक के सीसीटीवी फुटेज जो भी उस इलाके में कैमरे लगे हुए हैं उन सारे कैमरों के निकलवाए और फिर उन कैमरों की जांच करने की पुलिस ने शुरुआत की, सीसीटीवी फुटेज की जांच करने की शुरुआत की। और सारे फुटेजेस को स्कैन करने के बाद पुलिस को एग्जैक्ट कोई आदमी उस घर के अंदर जाता हुआ तो नहीं दिखा, लेकिन पुलिस को एक ऑटो जो है उस विक्टिम के मकान की तरफ जाता हुआ, गलियों से जाता हुआ दिखा और फिर वो ऑटो रात को ही वापस भी आता हुआ दिखा। और इसके बीच में जो टाइम रहा होगा वो तकरीबन समझ लीजिए आधे घंटे 45 मिनट का रहा होगा। तो पुलिस को अब शक होने लगा कि हो सकता है कि जो भी अटैकर थे जिन्होंने प्राइवेट पार्ट काटा वो हो सकता है कि इस ऑटो में ही सवार होकर आए थे, क्योंकि पुलिस ने किसी को बाइक पर या पैदल जाते हुए उस टाइम फ्रेम में उस गली की तरफ जाते हुए नहीं देखा। तो अब ये ऑटो शक के दायरे में आ चुका था, लेकिन ऑटो किसका था और ऑटो में कौन लोग बैठे थे ये पता करना था। पहले दूसरे सीसीटीवी फुटेज में ऑटो की तस्वीर तो दिख रही थी, लेकिन ऑटो का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो क्लियरली विजिबल नहीं था। बाद में जब पुलिस ने और जांच की, कुछ एक और सीसीटीवी फुटेज खंगाले, तो पुलिस को उस ऑटो की एक ऐसी तस्वीर नज़र आई जिसमें उसका रजिस्ट्रेशन नंबर साफ साफ दिख रहा था। ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी मदद वाली बात थी, पुलिस को बड़ी हेल्प हुई उससे। पुलिस ने उस ऑटो के रजिस्ट्रेशन नंबर से ऑटो के मालिक को ट्रैक किया, उस तक पहुंची पुलिस। और पहुंचने के बाद पुलिस ने कहा कि हाँ भाई, तुम्हारा ऑटो उस गली में रात को 11 से 12 बजे के बीच था, किसी को लेकर गया था, हमें शक है, तो बताओ कहाँ थे, क्यों गए थे तुम्हारी क्या भूमिका है। तो उसने कहा कि साहब ऑटो मेरा है, लेकिन वो ऑटो आप जो 28 फरवरी की बात बता रहे हैं, 28 फरवरी को तो मैं चला नहीं रहा था, मैंने एक ड्राइवर हायर कर रखा है, वही चलाता है, वही लेकर गया था ऑटो। तो पुलिस ने फिर उस ड्राइवर को पकड़ा। ड्राइवर से जब पूछताछ हुई तो उसने कहा कि हाँ साहब, मैं 28 फरवरी को गया तो था उस शाहपुर बमहेटा गांव की तरफ। तो बोला कि किसके साथ गए थे, क्यों गए थे। तो उसने बताया कि साहब हमारे साथ तो 3 किन्नर थे, किन्नर मतलब यूनक। तो 3 किन्नर थे जिनको मैं लेकर गया था, उन्होंने कहा कि किसी के घर में कुछ काम है और फिर उनको वापस भी आना था, तो वो आ गए थे। अब पुलिस ने कहा कि उन किन्नरों को कहाँ से पिक किया था, क्या उनको पहचान सकते हो, उनके नाम पता बता सकते हो। तो ऑटो वाले ने कहा कि नाम पता तो नहीं बता सकते, लेकिन जहाँ से पिक किया था वहाँ मैं उस जगह का पता बता सकता हूँ और जहाँ ड्रॉप किया था वो भी बता सकता हूँ। तो पिक एंड ड्रॉप के बारे में इस ऑटो ड्राइवर ने उस किन्नरों के बारे में पुलिस को जानकारी दी। अब किन्नर जो है, आपको पता है कि मतलब किन्नरों की तादाद ऑफ कोर्स आम लोगों के मुकाबले तो काफ़ी कम होती है, और इस तरह के किन्नर जो समाज में खुलेआम घूमते हैं और मान लीजिए नेग वगैरह लेते हैं, मांगते हैं, दुआएं लेते हैं, देते हैं, तो इस तरह के किन्नर उनकी संख्या और भी कम होती है। सोसाइटी में ऐसे किन्नर होते हैं जो आम लोगों के बीच रहते हैं, लेकिन ऑब्वियसली उनके सेक्सुअल प्रेफरेंसेस और सेक्सुअल कंडीशन के बारे में आम लोगों को नहीं पता होता। लेकिन कुछ किन्नर ऐसे होते हैं जो खुलेआम ज़िंदगी जीते हैं, तो ऐसे किन्नरों को आइडेंटिफाई करना ऑफ कोर्स पुलिस के लिए आसान होता है। तो पुलिस ने अब पता लगाना शुरू किया कि भाई वो किन्नर कौन से हो सकते हैं और किस किन्नर ने ये सब किया। तो पुलिस को इस केस में कुछ लोगों का पता चला और ये लोग वाकई किन्नर थे। इन लोगों के नाम मैं आपको बताता हूँ। जो पुलिस ने 3 लोगों के बारे में जानकारी जुटाई, ये तीनों किन्नर थे और इन किन्नरों के नाम हैं हाँ, जोगेंद्र उर्फ मोहिनी, तानिया खान उर्फ बंगालन और ब्रह्म सिंह उर्फ अजय। ये 3 किन्नर जो है ये पुलिस को पता चले इनके बारे में कि ये लोग उस जगह से
ऑटो लेकर कहीं जाते आते हैं या इनका हैबिटेट इस एरिया में है, तो पुलिस ने इन लोगों को हिरासत में लिया और इनसे पूछताछ शुरू की। जब पूछताछ शुरू की तो शुरू में इन्होंने झूठ बोला, लेकिन जब पुलिस ने इनसे सख्ती की और कहा कि उनके पास एविडेंस है, सीसीटीवी फुटेज में तुम लोग दिख रहे हो ऑटो में बैठकर जाते आते हुए, तो तुम अब बच नहीं सकते, सच बताओ। तो जब उनसे पुलिस ने सख्ती की तो उन्होंने संजय यादव के प्राइवेट पार्ट को काटने की बात कबूल कर ली। अब पूछा कि भाई क्यों काट दिया, ऐसी क्या बात हो गई, मतलब किसी हंसते खेलते इंसान के साथ ऐसा जुल्म क्यों। तो इन किन्नरों ने बताया कि साहब हमने किसी गुस्से में या अपनी मर्जी से नहीं काटा, बल्कि हमें तो संजय यादव ने खुद अपना प्राइवेट पार्ट काटने के लिए हायर किया था और कहा था कि प्राइवेट पार्ट तुम काट कर चले जाना और उसके बाद तुम हमारे संपर्क में मत रहना, सब भूल जाना, बाकी चीज़ें मैं संभाल लूँगा। हमें नहीं पता कि इसके आगे संजय यादव की क्या प्लानिंग है, संजय यादव क्या करना चाहता है, हमें तो उसके लिए पैसे दिए गए थे। तो पुलिस ने पूछा कि कितने पैसे दिए गए, तो बताया कि 10,000 रुपये। 5-5 हज़ार रुपये की 2 किश्तें जो है इनको पेटीएम के ज़रिए संजय यादव ने दी थी। उसका भी एविडेंस इन लोगों ने दिखाया, अपने पास पेटीएम मनी रिसीव होने की के सबूत दिए। इन लोगों ने ये बात कुल मिलाकर ये मान ली कि उन्होंने ही संजय यादव का प्राइवेट पार्ट काटा था और ये भी संजय यादव के कहने पर ही काटा था। संजय यादव ने उस रात अपने घर का दरवाज़ा खुला रखा था, यहाँ तक कि चूँकि हम अपने औजारों के साथ प्राइवेट पार्ट काटने के लिए उसके घर आने वाले थे, तो हमने उससे कह रखा था कि तुम एहतियात के लिए और इनिशियल ड्रेसिंग वगैरह के लिए तुम गर्म पानी वगैरह बना कर रखना। तो उसने घर में गर्म पानी भी बना कर रखी थी। तो संजय यादव को तो सब पता है। पुलिस जब ये बात सुनी तो पुलिस भी हक्की बक्की रह गई। यहाँ तक अब से पहले तो संजय यादव जो है वो खुद को विक्टिम बता रहा था और कह रहा था कि पता नहीं कौन काट कर ले गया, लेकिन अब इन लोगों के कहने पर पुलिस को संजय यादव पर शक तो होने ही लगा, बल्कि यकीन हो गया कि संजय यादव इस मामले में शामिल है। पुलिस अब संजय यादव से अलग से पूछताछ करने पहुंची। उसको तब तक ये जानकारी नहीं थी कि ये किन्नर जो है वो पुलिस की रडार में आ चुके हैं। पुलिस ने कहा कि अच्छा ये बताओ, तुम्हें किसी पर शक हो तो बताओ। तो शुरू में तो संजय यादव कह रहा था कि नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, किसी पर शक नहीं, लेकिन बाद में उसने बताया कि हाँ, एक किन्नर है जिसका नाम है पारो, तो पारो किन्नर ने ही ये कराया होगा। अब पुलिस ने कहा कि भाई पारो किन्नर ने क्यों कराया होगा, तो उसने कहा कि देखिए मैं बेसिकली किन्नरों के साथ पहले रहता था और उनके साथ ढोल मंजीरे वगैरह बजाया करता था, और ये पारो जो है वो मुझसे चिढ़ती थी और मैं जिन दूसरे किन्नर जिनको दबाया जाता है उनकी जब मदद करता हूँ तो ये पारो किन्नर मुझसे दुश्मनी रखती थी, मुझसे खुंदक खाती थी, और पारो किन्नर जो है और बाकी बहुत सारे किन्नरों से बहुत नाराज़ रहती है और उनके बीच में आपस की लड़ाई चलती है। तो पुलिस ने कहा कि उस आपस की लड़ाई में तुम क्यों पिस गए। तो इस आदमी ने कहा, संजय यादव ने, कि मैं चूंकि पारो का विरोध करता था तो पारो ने ही ये हमला करवाया होगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि पुलिस अब सच्ची कहानी जान गई है। पुलिस ने उसके बाद उसे सच्ची कहानी बताई और कहा कि देखो, पारो वारो वाली कहानी छोड़ो, हमें पता है कि तुमने खुद ये प्लानिंग की थी और तुम्हारे ही कहने पर 3 किन्नरों ने, जोगेंद्र उर्फ मोहिनी, तानिया खान उर्फ बंगालन और ब्रह्म सिंह उर्फ अजय, इन 3 किन्नरों ने तुम्हारा प्राइवेट पार्ट काटा। सारी तैयारी तुम घर में करके रखे थे, हमें सारी चीज़ों की जानकारी है, इसलिए पारो वाली झूठी कहानी सुनाना बंद करो और सच्ची बात बताओ कि तुमने ये सब क्यों किया और इसके पीछे का मकसद क्या था। अब संजय की हालत ऐसी हुई जैसे मानो काटो तो खून नहीं। अलबत्ता कट उसका पहले ही चुका था, लेकिन जब उससे पूछा गया तो फिर उसने सच्ची कहानी बताई। उसने ये बताया कि गाज़ियाबाद में जिन इलाकों को वो जानता है या जिस इलाके में वो रहता है, वहाँ पर किन्नरों के 2 गुट जो है वो एक्टिव हैं। एक गुट पारो किन्नर चलाती है और दूसरे गुट को कुछ और किन्नर चलाते हैं, लेकिन पारो किन्नर का उस पूरे एरिया में बहुत दबदबा है। तो जहाँ पर भी लोगों से मांगना होता है, नेग लेनी होती है और उनसे कुछ पैसे वसूलने होते हैं, पारो किन्नर और उसके गुट के किन्नर जाकर वहाँ से पैसे वसूल कर लाते हैं। सारे पैसे पारो के पास पहुँचते हैं क्योंकि वो किन्नरों के गुरु है, और बाकी किन्नर जो पारो के गुट में नहीं है वो बड़े सताए जाते हैं। उनको उनके खाने के भी लाले पड़े हुए रहते हैं क्योंकि लोग उन्हें पैसे देने से भी डरते हैं और वो कहीं मांगने जाने से भी डरते हैं क्योंकि पारो किन्नर जो है और उसके गुट के लोग जो है इन लोगों को सताया करते हैं। तो यहाँ 2 गुटों के बीच में टसल वाली बात थी, आपस में लड़ाई झगड़े वाली बात थी। तो ये जो संजय यादव है, ये चूँकि किन्नरों के गुट को जानता था और ढोल मंजीरे बजाया करता था, तो उसे ये भी पता था कि किन्नर जो है लोगों से मांग कर ही सही बड़ी मोटी कमाई करते हैं, तगड़ी कमाई,
और उसको ये लगता था कि अगर पारो किन्नर रास्ते से हट जाए, कहीं अगर वो जेल चली जाए, तो फिर हमारे तो वारे न्यारे हो गए, फिर मैं भी किन्नरों का गुरु बन जाऊंगा और इस पूरे इलाके पर मैं राज करूंगा। किन्नरों के ज़रिए मैं पूरे इलाके में वसूली करवाया करूंगा और लोगों से नेक मांगने के बहाने और लोगों को बधाइयाँ देने के बहाने अच्छी खासी कमाई होगी। लेकिन एक शर्त थी, और वो शर्त बड़ी अजीबोगरीब थी। किन्नर तभी किसी को अपना गुरु मानते हैं या अपने ग्रुप में 100% उसको तभी शामिल करते हैं जब वो आदमी जो है सचमुच किन्नर हो, यानी उसके प्राइवेट पार्ट जैसे मेल ऑर्गन होते हैं या प्रॉपर फीमेल ऑर्गन होते हैं वैसे ना हो, किन्नरों जैसा प्राइवेट पार्ट हो। ये एक शर्त थी। संजय यादव को लगा कि ठीक है, जब इतने रुपए मैं कमा ही लूँगा, करोड़ों रुपए आने वाले दिनों में, तो प्राइवेट पार्ट को गंवाने में कोई दिक्कत है नहीं। तो उसने सोचा होगा कि भाई ठीक है, प्राइवेट पार्ट को भूल जाऊंगा, करोड़ों रुपए कमाऊंगा, और इस तरह से उसने एक तीर से दो निशाना साधने की कोशिश की। पहला तो उसने ये सोचा कि प्राइवेट पार्ट हट जाएगा तो फिर मैं किन्नर बन जाऊंगा और किन्नरों का गुरु बन जाऊंगा, क्योंकि ये जो बाकी पीड़ित किन्नर हैं उन किन्नरों के साथ उसकी अच्छी जान पहचान थी। पीड़ित किन्नर इसके पास रोना रोते थे, तो इनको लगा कि मैं इन सारे पीड़ित किन्नरों का गुरु बन जाऊंगा। और दूसरा, एक तीर से दो निशाना, दूसरा निशाना ये था कि उसे लग रहा था कि अगर प्राइवेट पार्ट कटवा लूंगा और उसी प्राइवेट पार्ट को कटवाने का इल्ज़ाम पारो किन्नर पर चला जाएगा तो मैं तो बच जाऊंगा और हम प्राइवेट पार्ट काटने वाले असली किन्नर भी बच जाएंगे, लेकिन पारो जो है वो जेल चली जाएगी। इससे जो है मेरा रास्ता साफ हो जाएगा और फिर मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। तो ये थी पूरी प्लानिंग। लेकिन पुलिस ने जब तफ्तीश की तो सीसीटीवी फुटेज, सीडीआर, मोबाइल फ़ोन के डंप डेटा, और जब पूछताछ हुई तो इन लोगों ने अपना जुर्म भी कबूला और जो पकड़े गए किन्नर थे उन्होंने सारी पोल पट्टी पहले ही खोल दी थी, ये बताकर कि उन्होंने तो घर में बाकायदा ऑपरेशन के लिए गर्म पानी भी बनवा कर रखी थी। तो ये सारी बातें जब पुलिस को पता चली तो संजय यादव का भेद खुल गया और वो पकड़ा गया। फिलहाल संजय यादव अस्पताल में है, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार करेगी झूठा मुकदमा दर्ज करवाने और अपने ही साथ इस तरह का अत्याचार करने के जुर्म में। बाकी 3 किन्नरों को पुलिस इस मामले में पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने इस पेशकश को ख़त्म करूं, मैंने जो प्रीवियस स्टोरी आप लोगों को सुनाई थी, मैंने आपको बताया था कि किस तरह से कन्नड़ फिल्मों की एक हीरोइन करोड़ों रुपए के गोल्ड की तस्करी के मामले में पकड़ी गई, और वो हीरोइन कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि खुद एक डीजीपी की बेटी है। तो उस स्टोरी पर आप में से बहुत लोगों ने कमेंट किया है और उस स्टोरी को बहुत पसंद करते हुए आप लोगों ने देखा है, तो सबसे पहले उसके लिए भी थैंक्स। और दूसरा ये कि आइए कुछ कमेंट्स पढ़ता हूँ, आप लोगों से बातचीत करता हूँ। प्रदीप भंबू जी हैं, इन्होंने विश किया है, हमेशा हमारा वीडियो देखते हैं, बहुत धन्यवाद आपका। राम मेहर नैन ने भी कमेंट किया है और उन्होंने लिखा कि जुडिशियल कस्टडी क्यों, पुलिस ने रिमांड क्यों नहीं लिया। देखिए, पुलिस ने रिमांड लिया होगा या हो सकता है कि इनिशियल पूछताछ करके पुलिस का काम, डीआरआई का काम पूरा हो गया होगा, इसीलिए जुडिशियल कस्टडी भेज दिया। हालांकि कई मामलों में ऐसा भी होता है कि पुलिस किसी हाई प्रोफाइल आदमी को, पुलिस मैं नहीं कहूँगा, किसी भी एजेंसी के बारे में मैं कहूँगा, किसी हाई प्रोफाइल आदमी को जब पकड़ लेती है तो कई बार ऊपर से दबाव भी होता होगा, तो ऐसे में पुलिस केसेस को कई बार हल्का भी कर देती है। ये तो होता है, देखिए, मतलब ऐसा हर केस में होता है ऐसा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये भी एक करप्शन, मोड ऑफ करप्शन है और ऐसा करप्शन भी होता है। गुरप्रीत सिंह ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। मलय दासगुप्ता ने कमेंट किया है, उन्होंने कहा है कि ये जो लड़की पकड़ी गई रानिया राव, उसके पिता को जो है वो उन्होंने लिखा है कि इवन आफ्टर कॉट रेड हैंडेड फॉर स्मगलिंग गोल्ड, जस्ट अ सेकंड, रानिया राव और हर फादर शुड हैव लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम अ बंगाली पॉलिटिशियन एज टू हाउ टू इवेड गेटिंग अरेस्टेड इवन आफ्टर गेटिंग कॉट रेड हैंडेड फॉर स्मगलिंग गोल्ड। एनीवे, वो किसी राजनेता की बात बता रहे हैं और कह रहे हैं कि रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद एक पॉलिटिकल आदमी बच निकला था, बंगाली पॉलिटिकल आदमी, उससे जो है रानिया राव और उसके पिता को सीख लेनी चाहिए। शंकर लाल बिश्नोई जी ने कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। परमजीत सिंह हैं का क्रिएशन के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी कमेंट किया, बहुत बहुत स्वागत आपका। और इसके अलावा सबरीना कबीर का कमेंट है, बहुत धन्यवाद आपका। अनंता मूर्ति ने कमेंट किया है और उन्होंने कहा कि मोडस ऑपरेंडी सेम लाइक अनदर लेडी फ्रॉम केरला हैविंग पॉलिटिकल कनेक्शंस अप टू सीएम लेवल वाज इन्वॉल्व्ड इन गोल्ड स्मगलिंग। इन्होंने भी बताया है किसी एक केस स्टडी के बारे में, और उन्होंने बताया कि आपको दुबई का प्राइस बताना चाहिए, साथ ही भारत का प्राइस भी बताना चाहिए। अजीत कथाले, देखिए, आपकी उम्मीदों का मैं सम्मान करता हूं अजीत जी, लेकिन ऐसे अगर मैं बहुत ज़्यादा माइन्यूट डिटेल के साथ आने लगूंगा तो ऑब्वियसली दैट विल बी वेरी टाइम टेकिंग फॉर मी एज वेल एज़ फॉर यू पीपल ऑल्सो।
कई बार लोग बहुत माइन्यूट बातें पूछते हैं और ऐसे पूछते हैं, मैं उसको सुनकर ये सोचता हूँ कि मैंने पर्सनली उस केस को इन्वेस्टिगेट तो किया नहीं कि इतनी बारीक जानकारी और माइन्यूट बातें बताऊं। हाँ, बहुत सारी चीज़ें जो पता चलती है रिसर्च से, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। उसमें से कुछ चीज़ें बताता हूँ, कुछ चीज़ें फ़िल्टर करता हूँ। सारी चीज़ें बताने लग जाऊँ तो हो सकता है कि स्टोरी भी बहुत लंबी हो जाए और आप खुद भी बोर हो जाएं। एनीवे, आपने जो कमेंट किया है मतलब वो अपनी जगह सही है और मैं आपके मतलब जो भी एक्सपेक्टेशन है उसका सम्मान करता हूँ अजीत। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद के नाम से एक आईडी है, उन्होंने कहा है कि और ऐसे कितने लोग अप डाउन कर रहे हैं, डीआरआई को देखना होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। पूनाराम गोदारा ने कमेंट किया है, उन्होंने कहा है कि बहुत सुखद समाचार है ये। बिल्कुल, इस तरह के गुनहगार अगर पकड़े जाएं तो बहुत अच्छी बात है। नरेश कुमार ने भी कमेंट किया है, स्वागत आपका। कैसीनो लॉजिक के नाम से एक आईडी है, उन्होंने लिखा है कि फेक न्यूज़ बॉडी चेक होती है हमेशा। अरे साहब, ठीक है, अब जब आपने मान ही लिया है कि मैं फ़र्ज़ी खबर बता रहा हूँ तो फिर इसका तो कोई हल है नहीं। थैंक यू वेरी मच। देखिए, बॉडी फ्रिस्किंग होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी तो होते हैं। बॉडी फ्रिस्किंग अगर नहीं हुई होती तो रान्या राव अरेस्ट नहीं होती। लेकिन एक्सेप्शनल केस क्या होता है, जब किसी आदमी को कोई सीनियर पुलिस ऑफिसर जाकर एस्कॉर्ट करके एयरपोर्ट से बाहर निकाल लेता है या कोई बड़ा नेता आ रहा होता है, तो क्या उसकी जामा तलाशी होती है? नहीं होती है। तो इसी एक्सेप्शन का ही फ़ायदा उठाकर लोग क्राइम करते हैं। आपको मैंने पूरी कहानी में दोस्त ये बताया कि किस तरह से एक प्रोटोकॉल ऑफिसर इस तस्करी के इल्ज़ाम वाली महिला की मदद किया करता था। तो फिर आप पूरी कहानी सुनने के बाद, और ये कहानी पब्लिक डोमेन में है, चलिए फेक न्यूज़ तो मैंने सुनाया होगा, सारे अखबारों में, टेलीविज़न चैनल में, हर जगह ये खबर चल रही है, सारे लोग फेक न्यूज़ चला रहे हैं। और आप एक और बात बताइए, क्या किसी नामचीन शख्सियत का चेहरा, नाम, पता सब कुछ रिवील कर देना और ये बता देना कि वो गोल्ड स्मगलिंग में पकड़ी गई है, क्या इस तरह का फेक न्यूज़ प्लॉट किया जा सकता है? मतलब थोड़ा तो लॉजिकल दोस्त हम लोगों को होना होगा। तो इसीलिए आपने जो ये कमेंट किया है ना, कैसीनो लॉजिक, देखिए आपकी जो आइडिया है उसमें लॉजिक लिखा हुआ है, लेकिन आपने जो कमेंट किया है उसमें लॉजिक नहीं है। आपने लिखा है कि फेक न्यूज़ बॉडी चेक होती है हमेशा। तो एनीवे, ये मेरा आंसर था। आई होप कि आप मेरी बातों से सहमत होंगे। ज़ेबा जैदी ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। सुशांत नायक का कमेंट है, बहुत धन्यवाद आपका। और इसके अलावा हैं ओकील के नाम से एक आईडी है, और उन्होंने जय संविधान जय भीम इन्होंने कहा है, और कहा है कि अमीर और अमीर, गरीब और गरीब होता जा रहा है। इनको मतलब कुल मिलाकर देश में जो डिस्पैरिटी है अमीर और गरीब लोगों के बीच में, उसके लिए इनकी शिकायत जो है वो हमारे संविधान से ही है। एनीवे, ओंकार वर्मा हैं, उन्होंने भी कमेंट किया है, योर प्रेजेंटेशन इज़ एब्सोल्युटली सुपर्ब, उन्होंने लिखा है, थैंक यू वेरी मच। शुभम पांड्या जी ने कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत धन्यवाद आपका। भास्कर अरगडे ने कमेंट किया, उन्होंने कहा है कि आपकी कहानी की अब आदत लग गई है। राघवेंद्र तिवारी हमारे रेगुलर लिसनर हैं। सेतुराम अनिल हैं, इन्होंने भी कमेंट किया है। और इसके अलावा बलराम धालीवाल ने भी कमेंट किया है। उन्होंने पंजाबी में लिखा है कि बहुत बड़ा खुलासा किया है जी आप जी ने, इन्हां लोकां नूं नख खाई जावे जे तस्करी करके देश नूं लूट रहे हन जी। बहुत वधिया, बहुत खूब। एनीवे, उन्होंने भी अपनी राय रखी है। उन्होंने बताया है कि ऐसे लोगों का खुलासा किया जाना चाहिए, क्योंकि जो लोग तस्करी करके देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं और लूट रहे हैं। एनीवे, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर ऑल योर वंडरफुल कमेंट्स। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। आज जो कहानी मैंने आप लोगों को सुनाई, ये कहानी आप लोगों को हैरान करती है या नहीं, शॉकिंग लगी या नहीं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्या आप लोगों ने पहले कभी ऐसा सुना है, ये भी बताइएगा। जाते जाते एक और बात बता दूं, किन्नरों की दुनिया अपने आप में बड़ी तिलस्मी होती है। जितनी मुझे जानकारी है उसमें किन्नर जो है दो तरीके से बनते हैं। एक तो वो किन्नर होते हैं जो बाय बर्थ होते हैं, यानी उनके जेनिटल पार्ट्स या ऑर्गन्स जो है उस तरह से डेवलप नहीं होते जिस तरह से डेवलप होना चाहिए, प्लस उनमें कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता होगा, जो एक इशू है बाय बर्थ। और दूसरा वो किन्नर जो जानबूझकर अपना प्राइवेट पार्ट या तो कटवा लेते हैं या फिर उनको एब्डक्ट करके, किडनैप करके उनका प्राइवेट पार्ट काट कर उनको किन्नर बना दिया जाता है। इस तरह के केसेस भी होते हैं। तो किन्नर जो है वो समाज में दो तरह के होते हैं, इतनी मुझे जानकारी है। इसके अलावा पुरुष किन्नर जिनका इंक्लिनेशन मर्दों की तरफ ज़्यादा है, और मतलब मर्दों की तरह होता है, और महिला किन्नर भी होते हैं। मतलब ऐसे किन्नर जो समझ लीजिए कि 90% फीमेल होंगी
और थोड़ा सा उनका बॉडी टाइप ऐसा होगा जो मेल भी हो। तो इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं। तो इतना तो खैर मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जितना सरसरी तौर पर मुझे पता था, मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करूँ। तो फिलहाल इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।